सर क्वेश्चन नहीं बन रहे मेरे से। अरे पार्थिव तो हमेशा यही करते रहते हो, ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। कभी तुमने आज तक ये बोला कि आप हाँ सर मेरे से क्वेश्चन भी हो गए, मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर भी आए हैं? अरे कभी तो पॉजिटिव रहो यार। कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे तुमसे? चलो, तो बहुत सारे नहीं बन रहे तो डाउट पूछ लो यार, थोड़े थोड़े से करा करो ना। और तुम फिर क्या एकदम इम्पेशंस भी हो जाते हो तुम तो। ठीक है, कभी भी कोई चीज करने का एक तरीका होता है कि आप मान लो क्वेश्चन कर रहे हो, 5 क्वेश्चन, मान लो अपन ने 5 क्वेश्चन करे, ठीक है, भाई 5 में से मान लो 4 क्वेश्चन नहीं आए मेरे से, तो अब मैं उसको रुक जाऊंगा, पहले उसकी थ्योरी पढ़ूंगा। अब तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है कि तुम्हें 11th वाला भी तुम बोल रहे हो मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, तो बिना स्ट्रेट लाइन के तो कैसे हो पाएगा कुछ भी। ठीक है ना, तो तरीका क्या है कि पहले वो सारी चीजें तो मैं पढ़ लूं जो उन सब सारे क्वेश्चंस में लग रही है, अब मुझे वही नहीं याद है और मैं क्वेश्चन करने बैठ जाऊंगा तो सवाल ही नहीं उठता कि मेरे से क्वेश्चन हो जाए। तो पहला रूल तो ये होता है कि आप जिस भी टॉपिक या जिस भी कंसेप्ट पे क्वेश्चन कर रहे हो वो सारी चीजें मुझे आए तो सही। पहले वो आती नहीं है मुझे, वो पता ही नहीं, तो मैं कैसे क्वेश्चन करूंगा। तो पहले तो वो सारी चीजें पढ़ लूं, उसके बाद क्वेश्चन कर लूं, उसके बाद भी नहीं आए तो 5 क्वेश्चन लूं। 5 में से मान लो मैं बोल रहा हूँ 5 के 5 ही नहीं आए, पहले वो 5 क्वेश्चन में पूछ लूं, ठीक है, वो समझ लूं सॉल्यूशन है, ठीक है, राइट। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? है सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन? मैं स्ट्रेट लाइन क्यों पढ़ाऊंगा? सर बस पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन तो अपन लास्ट लास्ट क्लास में नहीं आए थे क्या तुम? सर लास्ट क्लास में नहीं आया था मैं। अच्छा, वो टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट करा था ना अपन ने लास्ट क्लास में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट का, यस सर। है ना। तो वो इसमें क्या थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ती है, तो पार्थी परेशान हो रहा था, उसने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ी, ठीक है। तो इसीलिए तो मैंने तो पहले एलिमेंट्री क्वेश्चन भी भेजे हैं आपको। आज थोड़ा सा लेट हो गया, वो एलिमेंट्री क्वेश्चन भी मैंने भेजे हैं जो कल अपन ने टेंजेंट नॉर्मल के करे थे ना। वो 20-21 क्वेश्चन है, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है, एक बार वो कर लो तो टेंजेंट नॉर्मल के बेसिक कंसेप्ट भी आपके पास सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो अपन करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास में अपन ने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से स्टार्ट करा था, है ना। तो एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन के बेसिक फॉर्मूले चलो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं बेटा, है ना। स्ट्रेट लाइन के क्या क्या फॉर्मूले अपने पास हैं जो जो यूज होने वाले हैं ज्यादातर, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक तो स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स होती है इक्वेशंस की, वो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता भी होगी। एक तो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, एक होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है। एक 2 पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, है ना। और एक इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू c, ठीक है। इसमें m क्या होता है? इसमें m स्लोप होता है, ठीक है, और c कांस्टेंट बोल सकते हो या c को आप y इंटरसेप्ट भी बोल सकते हो। इसमें m स्लोप हो गया और x1 y1 इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, x1 y1 होगा एनी पॉइंट ऑन लाइन। इसमें x1 y1 एंड x2 y2 एनी 2 पॉइंट ऑन द लाइन, 2 पॉइंट ऑन लाइन, x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, 1 x अपॉन ए प्लस। इसमें a x इंटरसेप्ट होता है और b y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। कभी भी आपको किसी लाइन का स्लोप निकालना हो, मतलब मेन क्या है, लाइन की 3 चीजें मुझे निकालनी आनी चाहिए, लाइन की 3 चीजें मुझे निकालनी आनी चाहिए। लाइन का स्लोप, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, 3 चीजें, है ना। स्लोप डिपेंड करता है, ठीक है, स्लोप कैसा निकालना है डिपेंड करता है। यदि मेरे पास जनरल इक्वेशन दी हुई है x by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप माइनस a बाई बी होगा। यदि मेरे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c दिया हुआ है तो इसका स्लोप सीधा मैं यहां से बता दूंगा m से लेके, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे मैं स्लोप की बात करूं पहले,
मान लो 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, तो इसका स्लोप माइनस a बाय बी, तो इसका स्लोप कितना होगा माइनस 3/2। x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो इसका स्लोप कितना होगा 1/5। ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो या तो पहले 3y को मैं इधर लाऊंगा या तो पहले 3y को इधर लाऊंगा और फिर स्लोप निकालूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आएगा 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसका स्लोप आएगा 2/3 माइनस a बाय बी करेंगे, या डायरेक्टली ये वाली फॉर्म लिखी हुई है आपके पास y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, डायरेक्टली y इक्वल्स टू mx प्लस c लिखी हो तो स्लोप m हो जाएगा। मतलब लेट्स से y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 5 लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू 2/3x प्लस 7 लिखा हुआ है, तो इसका स्लोप 3 हो गया, इसका स्लोप -1 हो गया, इसका स्लोप 2/3 हो गया। तो या तो ये वाली फॉर्म लिखी हुई आएगी आपके पास या ये वाली फॉर्म लिखी हुई आएगी, इसके अलावा कुछ और फॉर्म हो तो आप पहले उसमें कन्वर्ट कर लो। ये बात आ गई कि नहीं सबको समझ में? बताओ, स्लोप निकालने में किसी को डाउट है क्या? क्योंकि बिना स्लोप के आज थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। पार्थिव आएगी नहीं तुम्हें समझ में? स्लोप कैसे निकालना है लाइन का? ठीक है, चलो, तो स्लोप निकाल सकते हो। उसके बाद में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहा था कि एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालें, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकाला। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालने का सबसे इजी तरीका वैसे तो ये है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालने का कि एक्स इंटरसेप्ट आपको निकालना है तो लाइन की इक्वेशन में y 0 कर दो, y 0 करके x की वैल्यू निकालोगे तो वो एक्स इंटरसेप्ट आएगा, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करो, x 0 कर दो। x 0 करोगे, ठीक है, तो x 0 करके जो y की वैल्यू आएगी वो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, है ना। और डायरेक्टली इस वाली फॉर्म में यदि आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है डायरेक्टली इस वाली फॉर्म में, तो a x इंटरसेप्ट हो जाएगा और b y इंटरसेप्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने बोला 3x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसका यदि x इंटरसेप्ट निकालना है तो y 0 करेंगे, तो y 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, तो ये x इंटरसेप्ट हो जाएगा मेरे पास। इसका यदि y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x 0 करेंगे, x 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1/5 आ जाएगी, तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? यहाँ पे जो कट कर रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो x इंटरसेप्ट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो y इंटरसेप्ट हो जाएगी। तो ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म मेरे ख्याल से सबको क्लियर होती है। y = mx + c पॉइंट स्लो फॉर्म लिखनी है उसको यूज कर सकते हैं। लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये यूज करते हुए आ ही रहे थे अपन। 2 पॉइंट फॉर्म लिखना है तो इसको यूज कर सकते हैं। और ये बेसिकली स्लोप हो गया जो भी अपन ने लास्ट क्लास में यूज करा था कि किसी भी लाइन के ऊपर यदि 2 पॉइंट दिए हुए हैं, किसी भी लाइन के ऊपर यदि 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उनका यदि स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ये वाली इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, कभी जैसे हो सकता है ये डायरेक्टली यूज हो जाए। ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी फॉर्म में लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1, ये अपन कन्वर्ट कर ले, ऐसा ये अपन कन्वर्ट कर ले तो x इंटरसेप्ट 3 हो गया और y इंटरसेप्ट 2 हो गया। इधर 1, जहां पे मैं 1 लिख रहा हूं मतलब 1 ही लिखा आना चाहिए। ठीक है, जहां पे x का कोफिशिएंट जैसे मैंने x/a लिखा है ना और y/b लिखा है, तो मतलब यहां पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है ना, तो यहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी मैं इसको a मानूंगा और इसको b। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन टू से, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 5x/3 प्लस y/2। अब मैं डायरेक्टली अभी ये नहीं बोल सकता कि a की वैल्यू 3 हो गई या b की वैल्यू 2 हो गई, है ना, सारी बात समझ में? ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, पहले आपको इस 5 को नीचे लेके जाना पड़ेगा। अब मैं बोलूंगा कि a की वैल्यू 3/5 और b की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। दिस इज x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, बताओ ये इतने पार्ट में किसी को कोई डाउट है क्या स्ट्रेट लाइन के? तो फिर मैं एंगल से रिलेटेड बात करूं, इक्वेशन, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, स्लोप, क्लियर है सबको? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो थोड़ा सा मैं अब एंगल से रिलेटेड बात कर लेता हूं। ठीक है, चलो, एंगल बिटवीन टू लाइंस का एक फॉर्मूला इसमें होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो आज अपन यूज भी करेंगे, कि एक लाइन का स्लोप m1 है और एक लाइन का स्लोप m2 है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो लाइन के बीच का एंगल होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इसमें या तो मोड लग जाता है, इसको कहीं कहीं पे या तो मोड लग जाता है, और या जनरली प्लस माइनस अपन लगाते हैं, प्लस माइनस। ये प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है एग्जैक्टली, ये प्लस माइनस जो अपन लगाते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि होता क्या है कि जैसे आप जब भी दो लाइन लोगे, दो लाइन, तो उनके बीच में जब भी अपन एंगल बनाएंगे, जब भी दो लाइन अपन बनाते हैं तो उनके बीच में जब अपन एंगल निकालेंगे ना, तो एक्चुअली एंगल दो टाइप से होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे उसको। उसमें एंगल जैसे एक तो ये वाला एंगल होता है, लेट्स से थीटा, और एक ये वाला लेट्स से पाई माइनस थीटा, मतलब एक एंगल आ गया तो दूसरा तो आ ही जाएगा। खैर, एक एंगल आ गया तो दूसरा एंगल तो आ ही जाएगा, एक थीटा होता है और एक पाई माइनस थीटा होता है अपने पास, है ना। तो वो, हाँ, एक एक्यूट बोल सकते हो और एक ऑब्ट्यूस बोल सकते हो, या 90-90 हो गया तो वो एक अलग केस हो गया, बाकी एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस। तो वो जो प्लस माइनस अपन लगाते हैं ना, उसका सेंस यही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, एक सिंपल सी बात करता हूं, मैंने एक लाइन बोली y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और एक लाइन मैंने बोली y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 1, इसका स्लोप 2, इसका स्लोप 5। So tan theta is equals to plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन 5 दूनी 10 11। ठीक है, अब कुल मिला के मैंने प्लस लिया तो माइनस 3/11 आ गई, और माइनस लिया तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, एक वैल्यू प्लस में आएगी, कुल मिला के एक वैल्यू माइनस में आएगी, मतलब एक tan थीटा आ गया मेरे पास 3/11, और एक tan थीटा मेरे पास आ गया माइनस 3/11, है ना। एक tan थीटा आ गया 3/11 और एक tan थीटा आ गया माइनस 3/11। ये एक्यूट एंगल है, tan इनवर्स 3/11। एक तरह से ये एक्यूट एंगल हो गया। पॉजिटिव जो आया ना, पॉजिटिव, क्योंकि ये आपको पता होगा कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो थीटा 0 से 90 के बीच में होगा, थीटा 0 से 90 के बीच में होगा। और यहां से यदि आप निकालोगे तो थीटा, मतलब अब एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो सीधे सीधे कि ये tan इनवर्स 3/11 है, मतलब मान लो ये थीटा है, ये थीटा है, तो दूसरा क्या होगा, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा मतलब आप उसको चाहो तो माइनस tan इनवर्स भी बोल सकते हो, और या ज्योमेट्रिकल टर्म में मैं बात करूं तो पाई माइनस tan इनवर्स 3/11। एक tan इनवर्स 3/11 आएगा तो दूसरा पाई माइनस tan इनवर्स 3/11 अपने पास आएगा। ठीक है, इसी में अपन दो कंडीशन बोलते हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल, थीटा 0, m1 इज इक्वल्स टू m2, लाइंस पैरेलल है तो ठीक है, एंड इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, थीटा 90,
ठीक है, थीटा 90, तो tan 90 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, है ना। m1 m2 -1 मतलब m2 इज इक्वल टू -1/m1। इसका मतलब क्या है भाई, लाइन पैरेलल है तो ठीक है, स्लोप सेम हो गया, ठीक है। और लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो m2 इज इक्वल टू -1/m1, m2 इज इक्वल टू -1/m1 का मतलब ये हुआ, m2 इज इक्वल टू -1/m1 का मतलब ये हुआ कि यदि एक का स्लोप 2/3 है, एक का स्लोप 2/3 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, -3/2। उल्टा करना है और साइन चेंज करना है, रेसिप्रोकल करना है और साइन चेंज करना है। तो एक लाइन का स्लोप यदि 2/3 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -3/2 होगा। तो इसीलिए यदि आपको याद हो तो लास्ट क्लास में अपन ने एक बात करी भी थी कि यदि अपने पास टेंजेंट का स्लोप dy/dx है तो नॉर्मल का स्लोप -1/dy/dx, ऐसा होगा, है ना। तो दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। तो पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और एक छोटा सा पॉइंट मैं और बता देता हूं इसमें, बाकी तो ठीक है, और तो जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट मैं और बताता हूं, कि जैसे आपको कभी भी किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी हो या किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, किसी लाइन के पैरेलल या किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, जैसे मान लो मैंने बोला कि 3x + y + 5 = 0, 3x + y + 5 = 0, इसके पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन 3x + y + λ = 0, 3x + y + λ = 0, इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस होगी उसकी इक्वेशन 3x + y तो एज इट इज आएगा, 5 की जगह आप चेंज करते जाओ। इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो, इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि इस लाइन का स्लोप कितना था, -3 था। इनडायरेक्टली इसका स्लोप कितना था, -3 था। तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइन आएगी उसका स्लोप भी कितना होगा, -3। तो आप चाहो तो उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे परपेंडिकुलर की बात करूं, दिस इज पैरेलल। ऐसे यदि मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो मान लो एक लाइन की इक्वेशन है 3x + y + 5 = 0, 3x + y + 5 = 0, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन x - 3y + λ = 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, x - 3y + λ = 0। मतलब x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक केस में और बताता हूं कि मान लो आपके किसी लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y + 1 = 0, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, 3x - 2y + λ = 0, 3x - 2y + λ = 0। x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो और एक प्लस की जगह पे माइनस लगाए, ठीक है। और नहीं तो सर माइनस क्या हो गया, सर, ये जैसे कि -2y लिखा हुआ है,
तो इसकी जगह -3x भी लिख सकते क्या? हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो, या तो यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, किसी एक का साइन चेंज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसमें प्लस कर सकते हो, इसको माइनस कर सकते हो। और बाकी स्लोप वाले कंसेप्ट से तो कर ही सकते हो कि मान लो इसका स्लोप -2/3 है, तो अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, 3/2। उल्टा कर दो, साइन चेंज कर दो, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, चलो अभी तो मेरे ख्याल से इससे काम हो जाएगा अपना, है ना। सर ये माइनस तो y में आना चाहिए ना? नहीं, किसी भी एक में आ सकता है, जरूरी नहीं है। उसके अकॉर्डिंग क्या लैम्डा की वैल्यू एडजस्ट हो जाती है। फिर आपको तो क्या एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना है और किसी भी एक को एक का साइन चेंज करना है, है ना। चाहे आप एक्स वाले का कर दो, वाई वाले का कर दो। आपने यदि 3x - 2y प्लस लैम्डा लिखोगे तो भी सही है, -3x + 5 वैल्यू लैम्डा की अलग अलग आएगी। जिसने ये लिखा होगा उसके मान लो लैम्डा 5 आ रहा है, तो जिसने 3x - 2y लिखा होगा उसके लैम्डा -5 आ जाएगा, ऐसा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यस सर। इक्वेशन वही आएगी, मतलब अल्टीमेटली। अभी ना, अभी आज जैसे एक काम कर लेना, अभी जो मैंने आज एक आर डी शर्मा वाली जो शीट डाली है ना, ठीक है, तो वो आप कर लेना पहले, ठीक है। तो उससे कम से कम ये बेसिक वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा आपका, टेंजेंट नॉर्मल का। उसके बाद फिर आप भले बिगनर बॉक्स 1 करना। तो अपन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। अपन ने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात करी थी, है ना। ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूं उसको। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व, एंगल बिटवीन टू कर्व या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व, ठीक है। तो अपन ने इतनी बात कर ली थी कि जब भी दो कर्व आएंगे और उनके बीच में आपको y = लेट्स से fx एंड y = gx, ठीक है। एक ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया। आपको लेट्स से दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे सिंपल तरीका ये होता है, सबसे पहला सिंपल तरीका, वीडियो नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है? अच्छा, उस समय नहीं आ रही थी। हाँ, वो शीट के बारे में मैंने ये बोला था रोहित, वो शीट के बारे में तो बस ये बोला था कि एक शीट मैंने आज डाली थी, वो एक्चुअली आर डी शर्मा की एक एक्सरसाइज है, वो टेंजेंट एंड नॉर्मल की, है ना। तो पहले वो क्वेश्चन कर लेना, बेसिक क्वेश्चन है, पहले सारे मत करना, उसके आधे कर लेना, 5, 10, 15, 20 पहले वो क्वेश्चन कर लेना, है ना। फिर वो समझ में आ जाए, उसके बाद मॉड्यूल का बिगनर बॉक्स 1 कर लेना, है ना। बस ये बोला था। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की जो मैं बात कर रहा था लास्ट क्लास में, वो ये था कि जैसे y = fx है, y = gx, दोनों के बीच में एंगल निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि सबसे पहला काम तो आप क्या करो, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें अपन, x1 y1, ठीक है, राइट। दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y1 निकालें और फिर उस x1 y1 पे इसकी टेंजेंट का स्लोप निकाल लें, लेट्स से वो m1 आ गया। फिर x1 y1 पे इसकी टेंजेंट का स्लोप निकाल लें, लेट्स से वो m2 आ गया। और यदि दो लाइन का स्लोप आपके पास आ गया तो आपको दोनों के बीच का एंगल पता ही है कि क्या होता है, m1 - m2 / 1 + m1 m2। ये सबसे सिंपल कैलकुलेशन कि मान लो दोनों कर्व के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट अपन ने निकाला और उस पॉइंट पे इसके टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया और उस पॉइंट पे इसके टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया और दोनों के बीच का एंगल निकाल, ठीक है। अब इसमें जो सबसे मेन दिक्कत आती है, वो ये है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट इजीली नहीं निकलता है।
इंटरसेक्शन पॉइंट इजीली नहीं निकलता है हर केस। तो क्या करेंगे, आप बोलेंगे तो फिर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकलेगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकले तो उस केस में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन समझना बेटा। उस केस में आप क्या करोगे, आप मान लेना कि लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट इज x1 y1। आप मान लेना लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट इज x1 y1, है ना। आप इंटरसेक्शन पॉइंट मान लेना x1 y1, ठीक। तो x1 y1 इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, दोनों के ऊपर रहेगा तो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। y1 इज इक्वल टू fx1, y2 इज इक्वल टू gx2 gx1, है ना। इसको सेटिस्फाइड करा दिया, इसको सेटिस्फाइड करा दिया। आप क्या करना, सारी कैलकुलेशन आप x1 y1 के टर्म्स में ही करते जाना। x1 y1 रख देना, m1 डिफरेंशिएशन करोगे उसमें भी x1 y1 रख देना, इसका डिफरेंशिएशन करोगे उसमें भी x1 y1 रख देना, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें भी x1 y1। तो पूरा आपके पास जो tan थीटा का जो फॉर्मूला आएगा वो x1 y1 के टर्म्स में आएगा, नहीं, पूरा फॉर्मूला अपने पास x1 y1 के टर्म्स में आएगा। लास्ट में अब आप क्या करना, होता क्या है जनरली कि यदि अलग अलग x1 y1 नहीं निकल पाए तो यहां पे जो x1 y1 का एक्सप्रेशन बनेगा उस एक्सप्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू मुझे इन दोनों में से किसी से मिल सकती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अलग अलग x1 y1 की जरूरत हो सकता है नहीं पड़े, ऐसे है ना। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल से समझ में आएगी वाली बात, ठीक है। तो एक तो ये चीज है, इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट और दैट इज ऑर्थोगोनल कर्व। इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट और है दैट इज ऑर्थोगोनल कर्व। ऑर्थोगोनल कर्व मतलब होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस। ऑर्थोगोनल कर्व मतलब m1 m2 माइनस 1, मतलब दोनों की टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। दोनों के बीच के जो टेंजेंट का एंगल है वो 90 डिग्री आ जाए, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व। उसको ऑर्थोगोनल कर्व बनते हैं। तो ऑर्थोगोनल कर्व के लिए कभी भी कंडीशन लगानी हो तो m1 मतलब सीधे सीधे एक तरह से इसका डिफरेंशिएशन कर दो, उसमें x1 y1 रख देना, इसका डिफरेंशिएशन कर दो उसमें x1 y1 रख देना, और दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या कर देंगे अपन, -1 कर देंगे। तो वो ऑर्थोगोनल कर्व होते हैं, ठीक है। m1 m2 -1 सीधे सीधे। y1 इज इक्वल टू ये gx1, y1 इज इक्वल टू gx1। ठीक है, चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। Find the
acute angle between curve y is equals to mod of x square minus 1, y is equals to mod of x square minus 3. ठीक है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। एक बार इधर समझ लो, पहले मैं बता देता हूं। ठीक है, y is equals to mod of x square minus 1 का ग्राफ बनाएंगे तो पहले y is equals to x square minus 1 का ग्राफ बना लेते हैं। y is equals to x square का ग्राफ ऐसा था, x square minus 1 का ग्राफ ऐसा था, 1 यूनिट नीचे हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस पे यदि मॉड लगाएंगे तो ये नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा तो ये अपने पास ऐसा हो जाएगा। दिस इज मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, दिस इज 0, माइनस। बिल्कुल ऐसे ही मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ यदि आपको बनाना होगा तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा, आपकी बात 3 यूनिट नीचे आएगा। और इसको ऊपर करोगे आप दिस इज 0,1, क्योंकि ये 0,-1 था, याद है ना। मोड लगाने पे याद आ रहा है, मोड लगाने पे क्या होता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है ना मोड लगाने पे। ठीक है, तो ऐसे ये 0,-3 है तो ये 0,3 है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल निकालना, लेट्स से यहां पे निकाल लेते हैं। और वैसे डायग्राम से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, कि पूरा डायग्राम y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो आप यहाँ पे एंगल निकालो, यहाँ पे एंगल निकालो, दोनों एंगल क्या होंगे, सेम आएंगे ना। यहाँ वाला निकालो, यहाँ वाला निकालो, दोनों एंगल सेम आएंगे, कहीं भी एक यहाँ वाला निकाल देते हैं। इसके लिए इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट करेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो प्लस से तो होगा नहीं, माइनस ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस x इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका √2 हो जाएगा। और इसमें यदि मैं x √2 रखूंगा तो √2 का स्क्वायर y इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो √2,1 हो जाएगा, √2,1। ठीक है, अब आप यूं समझ लो कि इस √2,1 पे यहां पे टेंजेंट बनाया और यहां पे टेंजेंट, इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है √2,1 पे, है ना। देखो कैसे करेंगे कि अब देखो एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूं आपको कि जैसे आप समझना, ये मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और फिर मैंने बोला ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 में क्या हुआ था, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया था, मतलब ये हो गया, दिस इज मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब ग्राफ में जो पार्ट आपका सेम रहा, ग्राफ में जो पार्ट आपका सेम रहा, तो मतलब वो तो अभी भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहा, वो तो अभी भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहा। लेकिन जो पार्ट नीचे से ऊपर हो गया, नीचे से ऊपर हो गया, तो नीचे से ऊपर होने का मतलब क्या हुआ, नीचे से ऊपर होने का मतलब क्या हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, वो वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो एक तरह से उसकी इक्वेशन क्या हो गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ रही है मेरी बात समझ में, फिर से रिपीट करता हूं मैं,
भाई ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, अब मॉड लगाने के बाद ग्राफ ये हो गया। तो जो ग्राफ सेम रहा, मतलब वो तो अभी भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ही पार्ट रहा ना, वो भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का था, और जो नीचे का ऊपर चला गया तो एक तरह से वो माइनस से मल्टीप्लाइड हो गया होगा, तो वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या हो गया होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। आई कि नहीं मेरी बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की यदि आप इक्वेशन की बात करोगे तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही होगा, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, है ना। यहां से लेके यहां की बात करोगे तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही रहा, लेकिन ये नीचे का ऊपर हो गया, तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसा इस ग्राफ में नहीं, हर ग्राफ में होता है। जो भी आप चेंज कर रहे हो, कोई ग्राफ चेंज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इक्वेशन में प्लस माइनस करा ना आपने, एक तरह से। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में? ये वाला पॉइंट आया कि नहीं समझ में? ठीक है, यस सर। चलो अब अपने क्वेश्चन पर आओ। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये ग्राफ तो ये वाला था, ये वाला, तो ये ग्राफ तो आप ध्यान से देखो तो जो अपन ने बनाया था वही रहा ना, तो मतलब ये वाला ग्राफ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही रहा, है ना। ध्यान से देखना। अब ये जो दूसरा वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये बताओ तो बच्चों ये क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, ये नीचे का ऊपर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ की इक्वेशन क्या 3 लिखोगे? माइनस एक्स स्क्वायर। 3 माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, दिस इज द मेन पॉइंट। क्योंकि भाई डिफरेंशिएशन तो मुझे उसी का करना पड़ेगा ना यार, डिफरेंशिएशन तो उसी का करना पड़ेगा, ठीक है ना। अनुपमा आपने उल्टा लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहे हो आप? ये जो छोटा वाला है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर, अपन इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे देखो, तो इस पॉइंट पे मुझे ये जो ग्राफ दिख रहा है ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ही दिख रहा है ना, ये चेंज वाला थोड़ी ना दिख रहा है, और ये जो ऊपर गया है वो 3 माइनस एक्स स्क्वायर होके गया है। तो इनडायरेक्टली मैं अब आपसे क्वेश्चन ऐसा बोलूंगा कि वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड 3 माइनस एक्स स्क्वायर एट √2, 1। ठीक है, आगे का प्रोसेस आपको पता है। अब क्या करेंगे, अब सीधे सीधे दोनों का डिफरेंशिएशन अपन कर देते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 था एक, और एक था y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करा 2x, किस पे निकालना है, √2, 1 पे निकालना है, तो इसका √2 रखेंगे तो m1 आ गया 2√2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2x आएगा, ये आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 इज 2√2 माइनस m2 इज प्लस 2√2 हो गया, 1 प्लस m1 2√2 और m2 माइनस 2√2, सो प्लस माइनस 4√2, 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -7। एक्यूट एंगल पूछा है, तो एक्यूट एंगल मतलब आपको आंसर पॉजिटिव बताना है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 4√2/7, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4√2/7 आप बता सकते हो, 4√2/7। ठीक है, क्लियर है मेथड सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो
तो उसमें यही रहता है कि पॉइंट निकल जाए सबसे पहले, तो पॉइंट निकाल लो आप, क्योंकि पॉइंट निकलने के बाद फिर अपनी कैलकुलेशन सिंपल है। बस इसमें एक स्टेप थोड़ी सी ज्यादा अपने लिए ये हो गई कि उसने मॉड की फॉर्म में दिया हुआ था, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि अपन कौन सा ग्राफ अपन यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे इसमें एक केस और अपन लेते हैं। Find the angle of intersection between x cube plus y cube minus 3xy equals to 0 and y square is equals to x at other than origin. करो तो। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। किसी इक्वेशन के ग्राफ नहीं बना तो कैसे देख, हमेशा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जैसे इसमें है, अब इसमें एक ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इसने दे दिया। अब इसमें इंटरसेक्शन निकाल लोगे तो 2 पॉइंट आ रहा होगा, ओरिजिन छोड़ दो, हमेशा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ग्राफ। नहीं, π/2 नहीं आ रहा, नहीं खुशी।
हाँ हाँ, रूट में आएगा, कुछ अलग से रूट या कुछ फ्रैक्शन पावर में आएगा। नहीं 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 नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आ रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आ रहा है। स्लोप कैंसिल हो जा रही है मतलब? नहीं, कैंसिल नहीं हो रही है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट निकला? पॉइंट निकल रहा है क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट, हाँ 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 हाँ, सही है सही है, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, ये प्रवीण का सही है, त्रिलोक नहीं, तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट गलत है। देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, x की वैल्यू रख देते हैं उसमें, x की वैल्यू रख दो आप, x की वैल्यू रखोगे तो y स्क्वायर का होल क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y पावर 6 माइनस 3y क्यूब माइनस 2y क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, तो y क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो y क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक तो y इक्वल टू 0 आ रहा है और एक y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3, तो y इक्वल टू 0 तो लेंगे ही नहीं, अदर देन ओरिजिन लेना है, क्योंकि y इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो x भी 0 आ रहा है, तो अदर देन ओरिजिन, तो y इक्वल टू 2 की पावर 2/3 आ गया, y इक्वल टू 2 पावर 2/3 इसमें रख देते हैं, 2 की पावर 1/3 और y इक्वल टू 2 की पावर 1/3 इसमें रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 आ जाएगा, होगा स्क्वायर रखेंगे तो, है ना, तो ये y आ गया, ये x आ गया, ठीक, बस अब सीधा डिफरेंशिएट कर दो, पॉइंट आ गया 2 की पावर 2/3 2 की पावर 1/3, है ना, चलो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश माइनस 3x का 1 हो गया माइनस 3x वाई डैश इक्वल टू 0, कर सकते हो ना डिफरेंशिएशन, तो ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, 3 3 3 3 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो y डैश इज इक्वल टू उधर ले जाएंगे y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस x, है ना, y माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ये y डैश आ गया, y डैश मतलब इसके टेंजेंट का स्लोप m1, इसके टेंजेंट का स्लोप, नाउ y, व्हाट इज y, इस पे निकालेंगे ना, पॉइंट इसमें रखेंगे, तो 2 की पावर 1/3, अच्छा वो कैंसिल हो रहा होगा वो डिनोमिनेटर, अब समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो, एक नई चीज हो सकती है, आपको वाली चीज पता है कि नहीं, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2 टू द पावर 4/3 अपॉन y स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2/3 माइनस x मतलब 2 की पावर 2/3, ऐसा आ रहा है ना, यस सर। अच्छा वो इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो डिनोमिनेटर 0 हो गया तो मतलब ये नॉट डिफाइंड आ गया एक्चुअली, स्लोप नॉट डिफाइंड मतलब एक तरह से वो लाइन जो है ना, वो टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई, वो टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई, वो वाला केस में बताता हूँ आपको, बताना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, ये M2 हो गया, सेकंड वाले का निकाल लेते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे 2y y डैश इक्वल्स टू 1, तो y डैश इज इक्वल्स टू 1/2y आ गया, इसमें y रखेंगे 2 की पावर 1/3, तो 2 इंटू 2 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4/3 आ जाएगा, ये आपका M2 हो गया एक तरह से, है ना। अब दिक्कत क्या है कि M1 भी आ गया, M2 भी आ गया, अब यदि मैं दोनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला लगाता हूं तो tan थीटा इज इक्वल टू
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगता है। अब इसमें ठीक है m2 की वैल्यू तो रख देंगे, पर m1 की वैल्यू की दिक्कत आएगी, है ना। m1 की वैल्यू नॉट डिफाइंड रखेंगे तो कैसे बनेगा, नॉट डिफाइंड बनेगा। तो इस फॉर्मूले में ये एक कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ये फॉर्मूला बाकी सब जगह आप लगा सकते हो, बाकी सब जगह लग जाता है, लेकिन ये एक कंडीशन में दिक्कत आती है। किस कंडीशन में दिक्कत आती है, जब जिन दो लाइंस के बीच का एंगल आप निकाल रहे हैं उन दोनों में से एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, उन दोनों में से एक लाइन जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए। तो उस वाले केस के लिए मैं अलग से एक केस आपको बता देता हूं, ठीक है, कि if one of the line is parallel to y axis, if one of the line is parallel to y axis, it means slope not defined. Then angle between line tan theta is equals to plus minus 1 by m. If one of the line is parallel to y axis, slope not defined, then angle between line tan theta is equals to plus minus 1 by m हो जाएगा। सर ये डिफरेंशिएशन समझ नहीं आया सर, ये 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, हाँ, सर ये y डैश कैसे आया सर? y x के रेस्पेक्ट में करोगे तो रूल याद नहीं, जैसे log y का क्या करते हो आप, 1 by y into dy by dx नहीं करते, यस सर, यस सर, तो वो उसका पहले 3y स्क्वायर into dy by dx हुआ यस सर। है ना। सर ये y के रेस्पेक्ट में किया है? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, यस। इसलिए y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो फिर यहाँ पे मुझे dx by dy लगाना पड़ता है ना। हाँ, तो एक ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लेना, if one of the line is parallel to y axis, slope not defined, then angle between line tan theta equals to plus minus 1 by m। 1 by m मतलब क्या है, 1 by m मतलब क्या है, एक लाइन का स्लोप तो नॉट डिफाइंड है, एक लाइन का स्लोप तो नॉट डिफाइंड हो गया, दूसरी वाली लाइन का स्लोप बचेगा ना, एक का स्लोप नॉट डिफाइंड हो गया, दूसरी का स्लोप बचेगा ना, तो दूसरे के स्लोप का रेसिप्रोकल, दूसरे के स्लोप का रेसिप्रोकल, ऐसा करना है, ठीक है। आप चाहो तो मैं यहां से भी निकाल के बता सकता हूं, आप बोलो अपन ने तो ये फॉर्मूला, इससे भी निकाल के बता सकता हूं। m1 नॉट डिफाइंड है, m1 नॉट डिफाइंड है, हाँ, तो 1 by m1 की वैल्यू 0 होगी ना, कोई भी क्वांटिटी नॉट डिफाइंड है तो उसका रेसिप्रोकल 0 होगा। हाँ, तो एक तरह से m1 कॉमन ले लो आप, तो m1 कॉमन लोगे तो m1 कॉमन लोगे तो 1 माइनस m2 by m1। प्रवीण माइक बंद कर लेना, अरे यहाँ को बल्ब वहां लगे ध्यान नहीं, प्रवीण माइक बंद कर दो। m1 कॉमन लिया 1 माइनस m2 by m1, और यहां से भी m1 कॉमन लिया तो 1 by m1 प्लस m2 आ गया। 1 by m1 की वैल्यू 0 होती है ना, तो 1 by m1 की वैल्यू 0 होगी, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो प्लस माइनस 1 by m2 आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये एक केस में ये फॉर्मूला आपका नहीं लग पाएगा, है ना। परपेंडिकुलर का तो अपने अलग से लगाई दिया, m1 into m2 equals to -1 तो अलग से हो गया। उसके अलावा बस ये एक केस आपका डिफरेंट है कि यदि दोनों में से कोई भी एक लाइन जो है वो पैरेलल टू यदि y एक्सिस हो जाए, उस केस में मतलब आप m1 निकाल लो, m2 निकाल लो, और m1 m2 में से कोई भी एक नॉट डिफाइंड आ गया, m1 m2 में कोई भी एक नॉट डिफाइंड, उस केस में मत लगाना बस, है ना। उस केस में आपको क्या करना, सीधा आंसर लिख दोगे प्लस माइनस 1 by m, प्लस माइनस 1 by m, वेयर m इज द स्लोप ऑफ अदर लाइन, एक का नॉट डिफाइंड है, दूसरे का स्लोप। तो अब अपने केस में समझना, m1 नॉट डिफाइंड आ गया, m2 1 by 2 to the power 4 by 3 आ गया, तो मैं सीधे क्या लिखूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 by m2,
ये लिखोगे 1/m2 मतलब इसका रेसिप्रोकल प्लस माइनस 2 पावर 4। So theta is equals to plus minus tan inverse 2 power 4। आगे की नहीं बात समझ में है? सर वो 1/m लिखा है सर, वो प्लस माइनस 1 माइनस m2/m1 सर। हाँ यस, उसके बाद सर m1 कॉमन लिया ना अपन ने, m1 यहाँ से कॉमन लिया और m1 यहाँ से कॉमन लिया, ये ऊपर नीचे m1 से डिवाइड कर दिया, यस सर। ऊपर नीचे m1 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे m1 की वैल्यू नहीं पता लेकिन 1/m1 की वैल्यू पता है। एक तरह से लिमिट लगा दिया, मतलब नहीं समझ लो ना, जैसे अपन हाईएस्ट पावर जो इनफाइनाइट हो रहा होता है वो कॉमन नहीं लेते, तो वैसे एक तरह से मैंने m1 कॉमन ले लिया हाईएस्ट पावर वाला। चलो ये वाला करना तो find the angle of intersection between x cube minus 3xy square plus 2 equals to 0 and y cube minus 8 square plus 2 equals to 0। हाँ हाँ हाँ, नहीं मुस्तनसिर का सही है, नहीं प्रवीण, हाँ मुस्तनसिर का सही है।
नहीं पार्थिव, हाँ खुशी का भी सही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकलेगा, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा जा रहा है ना। तो अब जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकल रहा, तो अब आप क्या करो, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकले उस वाले केस में कि आप मान लो लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट इज x1, y1। आप इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो x1, y1, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, 3 to 6 x by y dash 2 equals to 0 है ना। तो यहां से y dash आपके पास आ जाएगा, 3 कॉमन लेके हटा देते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 x। ठीक है, y dash ये आपके पास है, राइट। x1 y1 है, तो x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 2x1 y1। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3y स्क्वायर y डैश माइनस 6xy माइनस 3x स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से y डैश आ गया अपने पास, तो 2x1 y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये m2 हो गया। ठीक है, बस सीधे सीधे आपकी बार कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है आपको। यदि आप ध्यान से देखें हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। डायरेक्टली m1 इंटू m2 क्या करेंगे, -1 आ रहा है डायरेक्टली, बस तो m1 m2 -1 हो गया। इसका मतलब जो कर्व्स हैं ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कर्व कट कर रहे हैं। ठीक है, तो बस ये दो टाइप की प्रॉब्लम्स रहती है कि आपके पास पॉइंट निकल जाए तो पॉइंट निकाल लो, पॉइंट नहीं निकल पाए, ठीक है, तो आप पॉइंट x1 y1 मान के 1 1 तो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, 1 1 सेटिस्फाइड कर रहे हैं। हाँ ये बात भी सही है यार, तो 1 1 से आप निकालना चाहो तो 1 1 से भी निकाल सकते हो, वो भी ठीक बात है, 1 1 से भी। सर 1 से तो tan इनवर्स 3 आ रहा है। क्यों 1 1 से यदि आप x1 y1 1 1 रखोगे तो ये हो गया 0 और 1 1 रखोगे, क्यों इनवर्स 3 आ गया। देखो आप x1 y1 1 1 लोगे तो ये तो 0 हो गया, और इसमें 1 1 रखोगे तो 2/0 आ रहा है, ये नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो क्या 90 मतलब m1 0 आ रहा, मतलब एक लाइन, तो m1 0 आने का मतलब एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो गई और एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो गई, ऐसे ही आ रहा है डायरेक्टली। इसमें रखो ना 1 1, ये तो आ रहा है नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा सर, ब्लैक है सर। ये क्या लिखा है, ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली करो, ऑर्थोगोनली करो। अब थोड़ा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ, नेट प्रॉब्लम बहुत कर रहा है आज। हाँ आज था यार, शायद तो पहले वाली क्लास में भी बच्चे बोलते रहते आज क्यों चल रहा हो। ठीक है, तो पॉइंट निकल जाए तो आप पॉइंट निकाल लेना, और पॉइंट नहीं निकल पाए तो आप x1 y1 लेके कैलकुलेशन कर लेना उसमें। ठीक है सर, पॉइंट अपन कोई सा भी रख सकते हैं। अरे कोई सा भी कैसे रखोगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा वही तो रखोगे ना।
कोई सा भी अच्छा सर, जो सॉल्व करके आएगा वो। हाँ, जो सॉल्व करके आएगा, ऐसा कोई सा भी केस है, जनरल आज थोड़ी ना चल रहा है यहाँ। सर नीचे वाला मत पीट करना। एक क्वेश्चन और करो आप। शो दैट द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस dy square is equals to 1 and cx square plus dy square is equals to 1 cut each other orthogonally if 1 by a minus 1 by b is equals to 1 by c minus 1 by b। ठीक है, ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो आपको प्रूव करना है 1 by a minus 1 by b is equals to 1 by c minus 1 by d। Multiply 0 on both sides। 0 से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो पार्ट के? नहीं, 0 से ऐसे दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अपन। डायरेक्ट अच्छा 0 से मल्टीप्लाई करके हेंस प्रूफ बता दे रहे हो, गजब कर रहे हो आप।
x1 y1, हाँ x1 y1 ही करेंगे, x1 y1 ही करेंगे। इसमें खुशी को x1 y1 ही करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या होगा कि वो पॉइंट तो निकलेगा नहीं, निकल तो सकता है, पॉइंट निकल तो सकता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, वो निकल तो जाएगा। इसको आप c से मल्टीप्लाई कर दो, इसको a से, दोनों को सॉल्व करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, है ना। तो उसकी वजह अपन क्या करते हैं कि x1 y1 मान लेते हैं, लेट इंटरसेक्शन पॉइंट इज x1 y1 मान लेते हैं। तो x1 y1, जैसे आप x1 y1 मानते हैं, दोनों को सेटिस्फाइड भी करेगा। x1 y1 क्या दोनों को सेटिस्फाइड भी करेगा। ax1 स्क्वायर by1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। cx1 स्क्वायर dy1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, राइट। और अब इसका डिफरेंशिएशन यदि मैं करूंगा तो 2ax प्लस 2by इंटू y डैश इक्वल टू 0, तो y डैश इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ax अपॉन by आ गया, माइनस ax अपॉन by आ गया, ठीक है। x1 y1 इसमें पुट कर देंगे, x1 y1, तो ये m1 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही m2 निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस cx1 dy1 आ जाएगा आपके पास, है ना। m1 आ गया माइनस ax1 अपॉन by1, और m2 आ जाएगा माइनस cx1 अपॉन dy1 आ जाएगा। अब कंडीशन लगाएंगे तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1 करेंगे तो दिस इंटू दिस, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो acx1 स्क्वायर अपॉन dy1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया फाइनली acx1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस bdy1 स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड मान लो, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ठीक है। दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों को, उधर तो 0 आ जाएगा। a माइनस cx1 स्क्वायर प्लस b माइनस dy1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा a माइनस cx1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b माइनस dy1 स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे, दिस अपॉन दिस करोगे तो x1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो a माइनस सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू b माइनस बी अपॉन बी आ जाएगा। इसको अलग अलग करोगे तो 1 बाय सी माइनस 1 बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय डी माइनस 1 बाय डी। बस ये प्रूव करना था आपको, इसको उधर ले जाना, ए वाले को डी वाले को इधर ले जाना, ऐसा आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। है ना, सीधे सीधे x1 y1 मान लिया, दोनों में से जब भी पॉइंट मानते हो तो जो कर्व की इक्वेशन है उसमें जरूर आप सेटिस्फाइड करा देना। तो दो इक्वेशन वहां से बन जाएगी, एक उसने कंडीशन दी रखी थी तो m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपन ने कर दिया और उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो तो आज इतना ही लेंगे अपन, फिर अपन इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। यस सर। सर अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ ना? नहीं नहीं अभी नहीं, एक यस सर। एक थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो ओके देन।